Hello students, in this video revaluation account has been explained along with many examples of various types of adjustments on revaluation of assets and liabilities. Revaluation account can be prepared at the time of reconstitution, that is change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner or death of a partner. So in this video it has been explained in detail. है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रीवैल्यूएशन बच्चों आपको भी पता है समय के साथ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। तो जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, ये चाहते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा होने से जिसको फ़ायदा हो और जिसको नुकसान हो वो फ़ायदा और नुकसान भी प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया जा सके। अब देखें इसके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसके लिए हम स्पेशल एक नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड क्या होगा, डेबिट साइड सारे लॉसेस होंगे और क्रेडिट साइड सारे गेन्स या प्रॉफिट्स होंगे। और लॉसेस कब होंगे, जब भी एसेट की वैल्यू कम हो गई या लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो लॉसेस होंगे, और जब एसेट की वैल्यू बढ़ गई या लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो गेन्स होंगे। और लॉसेस को डेबिट साइड और गेन्स को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट था वो बुक्स में नहीं था लेकिन अब हमें मिल गया, ठीक है, अब उसकी वैल्यूएशन होगी। ऐसे एसेट को हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट, तो हमारा गेन होगा। सिमिलरली कोई लाइबिलिटी ऐसी होगी जो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन अब हमें पे करनी पड़ गई तो ये होगा हमारा एक किस्म का लॉस। तो बच्चों ये नॉमिनल अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो या तो आएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या आएगा रीवैल्यूएशन लॉस। हम उस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को सारे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो अब देखें रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। याद रखना है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड देखो हमने क्या लिया, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हुई, लाइबिलिटीज़ कोई अनरिकॉर्डेड हमें देनी पड़ी या फिर रीवैल्यूएशन के टाइम एक्सपेंसेस हुए। क्रेडिट साइड हमने क्या लिया, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हुई और एसेट कोई अनरिकॉर्डेड आ गया, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड आएगा तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और अगर क्रेडिट साइड आएगा तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में या करंट अकाउंट्स में, जैसा भी कैपिटल का नेचर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं, उस हिसाब से हम करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट नाम यूज़ कर लेंगे। किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जब हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस केस में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ नई वाली आएंगी, मींस आफ्टर चेंज्ड रिवाइज्ड वैल्यूज़ हैं, वो जाएंगे बैलेंस शीट में। अब देखें कि अगर पार्टनर ये डिसाइड कर लें कि हमने तो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू सेम रखनी है, वर्ड आता है keep the values intact, or the partners decide not to change the values, not to revise the values, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करोगे तो गुडविल के ट्रीटमेंट की तरह, जैसे हमने किया था ना गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो उस तरीके से आपने प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करनी है और रिवर्स एंट्री पास करनी है अगर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो।
ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, अगर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है तो एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होगा तो एंट्री पास होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। बच्चों याद रखना, सैक्रिफाइस और गेन हमेशा ऑपोजिट चलता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा ऑपोजिट चलता है। तो आपको एक एंट्री याद करनी है, दूसरी आपने केस देख के रिवर्स कर देनी है। और फिर आपने ये भी याद रखना है कि जो बैलेंस शीट बनानी है इसके बाद उसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू बिल्कुल सेम वही रखनी है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले थी। मीन्स बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को समझने के लिए। The book value of debtors as on 31st December 2011 was rupees 60,000 and the provision for bad debts amounted to rupees 3,000. Show the effect of these transactions on the revaluation account and their effect on the balance sheet. तो स्टूडेंट्स हमने क्या लेके चलना है कि ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में डेटर्स 60,000 हैं और उन डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न 3,000 है। और अब एक एक करके ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या पड़ेगा। फर्स्ट है रुपीज़ 4,000 प्रूव्ड बैड, प्रोविज़न है हमारे पास 3,000 और बैड हो गए रुपीज़ 4,000। इट मीन्स 1,000 रुपीज़ का हमें और नुकसान हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद रुपीज़ 1,000 और वो प्रोविज़न भी यूज़ कर ली। तो अब हमारे पास जो डेटर्स की फिगर है वो रह जाएगी 60,000 माइनस 4,000, 56,000। बैलेंस शीट में 56,000 पे डेटर्स लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 6%। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3,000 की प्रोविज़न ऑलरेडी है और 6% प्रोविज़न हमने और बनानी है। तो अब क्या करेंगे, 600 से रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जो अब हमारी प्रोविज़न है वो हो जाएगी 3,000 प्लस 600, 3,600 और 60,000 से 3,600 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू रुपीज़ 5,000। 2 रुपीज़ 5,000 का मतलब प्रोविज़न जो 3,000 थी अब 5,000 रखनी है। इसका मतलब यह है कि हमें 2,000 रुपीज़ से रीवैल्यूएशन अकाउंट को और डेबिट कर देना है और टोटल प्रोविज़न कितनी हो जाएगी, 3,000 पहले की, 2,000 ये, 5,000 और 60,000 से 5,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट में ये फिगर आएगी 55,000। नेक्स्ट है provision for bad debts to be increased by rupees 5,000. It means rupees 3,000 provision तो already है, 5,000 और बनानी है। इसका मतलब है डेटर्स 5,000 से और कम हो जाएंगे तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम रुपीज़ 5,000 और कर देंगे और ये 3,000 प्लस 5,000 8,000 माइनस हो जाएंगे 60,000 में से। तो डेटर्स जो हमारी बैलेंस शीट में रहेंगे वो रहेंगे 52,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय रुपीज़ 1,000 कि जो प्रोविज़न आपने बना रखी है वो 1,000 रुपये से ज़्यादा है। इट मीन्स हमें 1,000 की जो प्रोविज़न है वो कैंसिल कर देनी है। तो हम रीवैल्यूएशन का क्रेडिट करेंगे तो लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और वही डेटर्स की फिगर में से भी सिर्फ 2,000 माइनस करेंगे इंस्टेड ऑफ 3,000। तो डेटर्स बैलेंस शीट में नज़र आएंगे 58,000 पे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फाउंड टू बी शॉर्ट बाय रुपीज़ 2,000।
प्रोविज़न जो 3,000 हमने ऑलरेडी बना रखी है वो अभी 2,000 रुपये से कम है, मतलब हमें 2,000 रुपीज़ प्रोविज़न और बनानी है। इट मीन्स टोटल प्रोविज़न हो जाएगी 5,000, जो कि हम 60,000 डेटर्स में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में, और ये जो 2,000 और बनानी है ये हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड डालेंगे। 7th है ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब हमें जो आपने प्रोविज़न बना रखी है उसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो हम वो प्रोविज़न को रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और वो प्रोविज़न कैंसिल होगी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, और डेटर्स मुड़ के हमारे ग्रॉस फिगर पे ₹60,000 पे आ जाएंगे। फिर है 90% डेटर्स आर गुड, और डेटर्स है हमारे 60,000। 60 का 90% हुआ 54,000। इसका मतलब क्या है कि 54,000 डेटर्स गुड हैं, वो पैसा दे रहे हैं। तो 3,000 हमने प्रोविज़न बना रखी थी, इसका मतलब 3,000 और बेड हो गए, तो वो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड जाएंगे। और डेटर्स जो है अब हम 60,000 के बजाय दिखाएंगे 54,000 पे। प्रोविज़न भी गई और 3,000 और भी दिखा दिए। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू 10%। 60,000 का 10% हो गया 6,000। 3,000 प्रोविज़न ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें सिर्फ 3,000 की प्रोविज़न और बना देनी है, तो टोटल प्रोविज़न हो जाएगी 6,000। और नेट डेटर्स हम कितने दिखाएंगे, 60,000 माइनस 6,000, 54,000। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, डेटर्स को हमेशा पहले ग्रॉस फिगर पे दिखाना है, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिखा के फिर आपने नेट अमाउंट बैलेंस शीट के अमाउंट कॉलम में ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10th, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इज़ टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹1,800। अब देखें, इस केस में 3,000 प्रोविज़न ऑलरेडी है, और ये बोल रहे हैं कि अब उस प्रोविज़न को 1,800 पे ले आओ। इट मीन्स हमें ₹1,200 प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, तो हम वो प्रोविज़न कैंसिल करेंगे। फर्म को फ़ायदा हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹1,200 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अब हमारी जो नई वाली प्रोविज़न है वो सिर्फ 1,800 है, तो 60,000 माइनस 1,800 नेट अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। नेट अमाउंट इज़ 58,200। इस वैल्यू पे बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाएंगे। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹1,000। अब पहले वो 3,000 थी, अब उस प्रोविज़न को 1,000 रुपया कम कर दो। इसका मतलब हमें 1,000 रुपये प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स प्रोविज़न कितनी रह जाएगी, 3,000 माइनस 1,000, 2,000। तो बैलेंस शीट में हम 2,000 माइनस करेंगे 60,000 में से, 58,000 पे दिखाएंगे, और इधर हमने प्रोविज़न 1,000 रुपया कम की है, तो यही प्रोविज़न रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ₹1,000। बच्चों नेक्स्ट हम ले रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वैल्यू। अब ये बात आती है कि नॉर्मली सारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, लेकिन एक एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें मोस्टली आपको क्वेश्चंस में इंक्रीज़ मिलेगी, वैल्यू बढ़ती हुई मिलेगी। अगर इसमें भी कभी कम आ जाए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी। अब इसकी हम छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करें जिससे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के केस में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारी समझ आ जाए। लैंड एंड बिल्डिंग अपीयर्स एट ₹1 lakh in the balance sheet of the firm as on 31st December 2011. Show the effect of these transactions on the revaluation account and their effect on the balance sheet. अब हमने सारे केसेस में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ₹1 lakh एज्यूम करनी है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है
The value of land and building has appreciated by rupees 10,000. Appreciated means rupees 10,000 land and बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है. तो इंक्रीज में हमें फ़ायदा है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज़ 10,000. क्या लिखेंगे हम? बाय लैंड एंड बिल्डिंग. और बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 प्लस करके 1,10,000 लिखेंगे. सेकेंड ट्रांजेक्शन है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ एप्रिसिएटेड बाय 12%. एप्रिसिएटेड अगेन इंक्रीज ऑफ 12%. तो 1 लाख का 12% हो गया 12,000. तो क्रेडिट साइड हम रिवैल्यूएशन के लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 और लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड इन द बैलेंस शीट टू 1,12,000. थर्ड है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ एप्रिसिएटेड टू 110%. इट मीन्स 10% बढ़ गई. 10,000 से क्रेडिट करेंगे और 10,000 बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस कर देंगे. तो अब हो गया 1,10,000. फोर्थ ट्रांजेक्शन द लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ बीन वैल्यूड एट 1,20,000. तो एग्जिस्टिंग वैल्यू इज 1 lakh. इट मीन्स इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20,000. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 20,000 एंड इन बैलेंस शीट it will be shown at 1,20,000. Fifth, the value of land and building to be brought up to rupees 1,10,000. It means हमें 10,000 से बढ़ाना है इसको और नई बैलेंस शीट में 1,10,000 लिखेंगे. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग. सिक्स्थ है the value of land and building be brought to its market value which is rupees 5,000 more. It means हमें 5,000 इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है. तो न्यू वैल्यू हो जाएगी 1,05,000 एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 5,000. सेवंथ, the value of land and building to be brought to its market value which is at 110% of its book value. तो अब हम 1 लाख का 110% कैलकुलेट करेंगे. वो बना 1,10,000. इट मीन्स 10,000 इंक्रीज हो गई. तो बैलेंस शीट में जाएगी 1,10,000. रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज़ 10,000. और अब हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स की. फर्स्ट ट्रांजैक्शन देयर वॉज प्रीपेड रेंट टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज़ 2,000. तो प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होता है तो हमें फ़ायदा हो गया. रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय प्रीपेड रेंट और क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन में 2,000 आ गया और बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिखेंगे रुपीज़ 2,000 प्रीपेड रेंट. An old piece of machinery completely written off in the books of the firm now sold for rupees 300. सेम वे क्या हो गया कि कोई हमने मशीनरी बिल्कुल कंडम कर दी थी, अब वो 300 रुपीज़ में बिक गई. तो एकदम से फर्म को फ़ायदा हो गया. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय कैश, क्योंकि कैश आ गया ना, बाय कैश फॉर रुपीज़ 300 और वही कैश हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे 300. थर्ड ट्रांजैक्शन firm owned 300 shares of a company, face value being rupees 3,000, completely written off, now taken over by C, a partner, at rupees 3 each. वो 300 शेयर्स जो थे वो बिल्कुल राइट ऑफ हो चुके थे, बिल्कुल ख़त्म थे, लेकिन अब पार्टनर सी ने उनको रुपीज़ 3 ईच पे ले लिया. इट मीन्स 300 इंटू 3 वो रुपीज़ 900 के हो गए. तो फर्म को फ़ायदा हो गया. रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय कैश के कैपिटल बाय सीज कैपिटल, क्योंकि सी ने वो लिए हैं, पैसे नहीं आए, हमने बेचे नहीं हैं, बाय सीज कैपिटल. तो सी की कैपिटल उधर कम हो जाएगी क्योंकि हमने सी की कैपिटल को डेबिट किया है. तो सी की कैपिटल रुपीज़ 900 से कम हो जाएगी इन
capital accounts. A debtor who owed rupees 4,000 to the firm and whose account had been written off नाउ पेड रुपीज़ 1,000. डेटर ने देने तो 4,000 थे और बिल्कुल हम उसको ख़त्म कर चुके थे, ठीक है, लेकिन अब उसने 1,000 दे दिया, तो ये 1,000 हमारा कैश इंक्रीज कर देगा इन बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय कैश रुपीज़ 1,000. फिफ्थ है अक्रूड रेंट. अक्रूड रेंट एसेट होता है तो हम फर्म के एसेट साइड लिख देंगे 500 और रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय अक्रूड रेंट रुपीज़ 500. अब हम कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ की बात करें. ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी वर्थ रुपीज़ 500 बिकेम एक्चुअल लाइबिलिटी. मतलब पहले तो सर्टन नहीं था कि हमें देना पड़ेगा, लेकिन अब हमें पे करनी पड़ गई ये लाइबिलिटी. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ रुपीज़ 500 टू कैश अगर पे कर दिया, टू लाइबिलिटी अगर अभी पे करनी बाकी है. सिमिलरली हम बैलेंस शीट में अगर पे कर दिया तो कैश में से माइनस कर देंगे और अगर पे नहीं किया तो लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे. सेकंड है आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज़ 4,000. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट और वो लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट हम दिखा देंगे. थर्ड है बिल डिस्काउंटेड बाय द फर्म नाउ डिसऑनर्ड रुपीज़ 1,000. एक डेटर ने हमें बिल दिया और वो हमने डिस्काउंट करवा लिया, तो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा. अब वो बिल हम डेटर को ही डेबिट कर देंगे और बैंक बैलेंस विल डिक्रीज़. तो इसका इफ़ेक्ट जो है सिर्फ बैलेंस शीट में होगा. डेटर इंक्रीज, बैंक बैलेंस विल डिक्रीज. फोर्थ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज़ 356. तो ये हो गई लाइबिलिटी. लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एंड इट विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. फिफ्थ है ए वर्कर मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज पेड रुपीज़ 50,000 नाउ. एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसे हमें 50,000 देने पड़े, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक रुपीज़ 50,000 और बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस विल डिक्रीज बाय रुपीज़ 50,000. सिक्स्थ, ए केस वॉज पेंडिंग इन द कोर्ट, firm had to pay rupees 20,000. अगेन इट वॉज अनरिकॉर्डेड. पहले तो पता ही नहीं था कि ये लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड to bank rupees 20,000 and in balance sheet bank balance will decrease by rupees 20,000. तो स्टूडेंट्स आपने देखा बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इस वीडियो में हमने कंसिडर कर लिए हैं. आप इनको सुनो, समझो, प्रैक्टिस करो और मुझे पक्का यकीन है कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसकी सॉल्ड इलस्ट्रेशंस को अच्छे से समझो, नीचे नोट्स लिखे होते हैं उनको अच्छे से समझो और जितनी भी एक्सरसाइजेज बुक के पीछे दी होती हैं वो सबको ट्राई करो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.